Guys, go through your last lecture notes. सर मुझे लास्ट लेक्चर में एक डाउट है। Lord, सर आपने वो काइनेटिक एंड थर्मोडायनेमिक कंट्रोल ऑफ प्रोडक्ट आपने पढ़ाया था ना, तो सर आपने उसमें ग्राफ दिया था कि मतलब रिएक्टेंट से सीन से स्टार्ट होता है बट प्रोडक्ट्स P2 और P1 बनते हैं। हाँ, काइनेटिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स, बिल्कुल बोलो उसमें। सर तो वो काइनेटिकली कंट्रोल वाला पार्ट मुझे समझा नहीं कि मतलब जिसका मतलब प्रोडक्ट जो था वो वाई एक्सिस पे ऊपर था, मतलब वो कैसे उससे ज्यादा, वो मुझे समझा नहीं। हाँ, वो बहुत आसान है, उससे कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं कि सारी रिएक्शंस में ऐसा होने वाला है। वो कह रहा है कुछ ऐसी रिएक्शंस तुम्हें मिलेंगी जिसमें एक प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए उसका ट्रांजिशन स्टेट जो है वो ज्यादा है और दूसरे प्रोडक्ट फॉर्मेशन के ट्रांजिशन स्टेट कम है। तो भाई इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को कौन सा बैरियर क्रॉस करने में ज्यादा आसानी होगी, नीचे वाला बैरियर कि ऊपर वाला? ऊपर वाला। अच्छा आसानी अबे नीचे वाला, यार, ये आसानी नहीं पूरा सर। जो है ना। हेलो, हाँ सर नीचे वाला। एक कॉमन सेंस नाम की कोई चीज है कि नहीं है? है सर, सॉरी सर। नीचे वाला बैरियर, तो नीचे वाला बैरियर अगर ज्यादा आसानी से क्रॉस कर पा रहा है तो रेट ज्यादा हो जाएगा। तो चेक कर लो, P1 के लिए वो नीचे था कि P2 के लिए नीचे था, उसके लिए रेट ज्यादा। रेट मतलब काइनेटिक्स। ओके सर। और किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट? Yes, बोले बेटा। सर सर पॉलीमराइजेशन है ना, उसमें आपने लिखवाया है Na2AN, उसका मतलब क्या होता है? Na2 AN। ऐसा लिखा होगा ना? हाँ यस इसका सर। मतलब है N मॉलिक्यूल्स ऑफ A combine to give, क्या लिखा आपने? An, मतलब वन मॉलिक्यूल ऑफ An। आसान, समझ में आया? सर वो एग्जांपल आप वापस एक्सप्लेन कर सकते हो उसका, ब्यूटाडाइन का? ब्यूटाडाइन का? वो कौन यस सा सर, एग्जाम्पल? उसमें आपने ये सर आपने उसमें यही एग्जांपल दिया है ब्यूटाडाइन का। यस सर, पॉलीमराइजेशन में आपने ब्यूटाडाइन का एग्जांपल दिया था। हाँ, उससे क्या फर्क पड़ता है भाई? मान लो इथीन ले लो आप। इथीन सुना है कि नहीं? पॉलीथीन कभी यूज किया है पॉलीथीन? यस सर। हाँ, तो ये मान लो इथीन है तो पॉलीथीन क्या होगा? पॉलीथीन होगा, इसके एन मॉलिक्यूल जोड़ दो आप उसमें। क्या परेशान करोगे? जुड़ते चले जाएंगे एन मॉलिक्यूल्स। अब इनको एक साथ लिखना है तो हमने ऐसा दिखाया, दिस इज ए और इसके एन हो गया AN। यस सर। अभी भी नहीं समझ में आया क्या? इतना आसान सा बता रहा हूँ। यस सर समझा। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा है, तुम उसको ए मान लो। पॉलीथीन इज हमारा पॉपुलर एग्जाम्पल है तो पॉलीथीन लिख लो। और बोलो बेटा, और किसी को कोई डाउट, कंफ्यूजन? सर रेट लॉ में डाउट था। डाउट ही ले रहे हो? तुम जाओ फिर, हम डाउट लेंगे। और बोलो बेटा, किसी और को कोई डाउट है? सर रेट लॉ के एक्सप्रेशन में था। क्या चीज? रेट लॉ? हाँ सर उसमें जो एक्स और वाई होता है वो किसी भी रिएक्शन के लिए एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है ना? हाँ, एक्सपेरिमेंटली होता है। ओके। एनी अदर कंफ्यूजन, डाउट? लास्ट लेक्चर कितना कर लिया था बेटा हम लोगों ने? तो ऑर्डर तो ऑर्डर किया था लास्ट। एक क्वेश्चन किया था लास्ट। ऑर्डर पे कर लिया था। सर ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी दोनों कर लिया था और सर आपने एक क्वेश्चन दिया था। ठीक है, चलेगा। तो अभी हमने एक्चुअली जो भी फंडामेंटल थिंग्स रिक्वायर्ड थी वो सब हमने कर लिया। देखो एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं,
सिलेबस वाइज जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमको पढ़नी है इस चैप्टर में, ये तो अभी तक जो कर रहे थे वो सब फंडामेंटल चीजें थी, वो मतलब आएंगी तो आप कॉन्फिडेंटली ये सब कर पाओगे जो आप पढ़ने जा रहे हैं। तो हमें जो मेनली 4 रिएक्शंस मेन पढ़नी होती है, ठीक है, वो चाहे आप 10+2 लेवल पे बात कर लो या फिर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम बात कर लो जो साइंस बेस्ड है। 4 रिएक्शंस आपको इसमें से पढ़नी होती हैं। एक को नाम देते हैं SN1, एक बोलते हैं SN2, एक बोलते हैं E1, एक बोलते हैं E2। ऐसा नहीं कि और नहीं पढ़ेंगे, SNI पढ़ेंगे, EI पढ़ेंगे, SNER पढ़ेंगे, बहुत सारा दूसरा है, बट दीज आर द 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आपको ये डील करना आ गया तो समझ लो आपको रिएक्शन मैकेनिज्म चैप्टर आता है। क्या मेरा पॉइंट समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. और Yes, sir. ये जो 4 रिएक्शंस हैं, these will help you in understanding reactions of alkyl halides। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जितनी रिएक्शंस एल्काइल हैलाइड्स की होंगी वो आसानी से हो जाएंगी अगर ये मैकेनिज्म्स आती है। प्लस सम रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल्स यू विल बी एबल टू डील, ईथर्स यू विल बी एबल टू डील। तो मेनली हम एल्काइल हैलाइड्स अगर 10+2 लेवल पे बात करें, हम लोग बहुत सारे जनरलाइज्ड केसेस करेंगे, मतलब उसको थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट वेज पे डील करेंगे। लेकिन अगर आप प्योर 10+2 लेवल पे बात करो, मतलब आप समझो कि मेरे को बिल्कुल बेसिक लेवल वाला चाहिए, तो उसमें केवल हैलाइड आता है, ठीक है। जैसे मान लो मैं लिख दूं RLG, तो ये Lg मतलब लिविंग ग्रुप है, लेकिन ये बहुत सारे लिविंग ग्रुप्स हो सकते हैं। लेकिन अगर 10+2 लेवल पे बात करो, यानी कि सबसे आसान एग्जाम की बात कर लो, तो वो हैलाइड होगा। समझ गए बेटा आप? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये भूलना नहीं। अगर बाई चांस फ्यूचर में आपको लगे, क्योंकि हम बहुत सारा पढ़ेंगे, ठीक है, मैं आपको नोट्स दूंगा, आप फर्स्ट रैंक के लिए भी जाओगे तो दैट नोट्स विल बी इनफ, आपको कहीं कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको कभी ऐसा लगे कि यार मेरे से इतना सारा कुछ नहीं होता है, ठीक है, हर बच्चे के लिए वो सारे नोट्स नहीं होंगे, लेकिन मैं कैटेगराइज नहीं कर पाऊंगा ना। यू हैव टू डिसाइड कि आप कितना उसको एक्सेप्ट कर पा रहे हो। तो गिव अप नहीं करना है। जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि गिव अप वाली सिचुएशन आ गई है, तो ये 4 चीजें केवल पढ़ लेना और खुश हो जाना, ठीक है। ये 4 चीजें आ रही हैं तो आप काफी कुछ कर लोगे, ठीक है। फर्स्ट रैंक नहीं आएगी, लेकिन आप बहुत सारा कुछ कर लोगे। लेकिन अगर गिव अप कर दोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर आप हमेशा प्रॉब्लम फेस करोगे, क्योंकि आगे 12th वाले चैप्टर्स आएंगे, एल्कोहल्स आएगा, एल्काइल हैलाइड्स आएगा, फिर उनके एप्लीकेशंस आएंगे, तो यू विल फेस डिफिकल्टी। तो ये 4 आपको दिमाग में रखना है कि हमको अच्छे से करना है। बाकी जितनी चीजें मैं कराऊंगा, अगर आप जितना करते चले जाओगे उतनी अच्छी बात है, और अगर नहीं कर पाए तो भी ठीक है, आप ये 4 हैंडल कर लेना। क्या मेरा पॉइंट सबको समझ में आया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये आप कहीं पर कोने में लिख लो कि दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर रिएक्शन मैकेनिज्म। इसका डेफिनेशन आना चाहिए, इसके एग्जांपल्स आने चाहिए, इसका डेफिनेशन आना चाहिए, एग्जांपल आना चाहिए। ये पढ़ाने, ये तो मैं आपको 2 घंटे में पूरा SN1 SN2 E1 E2 करवा दूं, और उसके अलावा आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर। लेकिन वो फिर क्या होगा, एक बेसिक लेवल तक ही होगा, ठीक है ना। तो कभी मान लीजिए कि ऐसा हुआ चैप्टर फिनिश हो गया, फिर भी आपको लग रहा है कुछ नहीं हो रहा है, तो कभी हम रिवाइज कर लेंगे और ये 4 चीजें आपको अलग से करा दूंगा, ठीक है। उसके आप अलग से नोट्स बना लेना। लेकिन अभी हम लोग बहुत डिटेल में हर चीज करने वाले हैं, ठीक है। Yes, sir. सबसे Yes, पहले sir. हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सर आप लास्ट पेज दिखा सकते हो एक बार?
Done, sir. ये कुछ मुझसे कह रहा है क्या बेटा? किसी को आवाज आ रही है क्या? मुझे तो थोड़ा सा आवाज broken ब्रेक way हो में रही। आ रही है। हाँ बेटा, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही ठीक से। क्या कुछ कहना चाहते हो? परेशान है? माइक को थोड़ा पास में ले लो। ओके बेटा। कह रहा छोड़ो, नेट खराब है। गाइस, ये जनरल मैनर में रिएक्शन मैंने लिख दिए, ठीक है ना? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. A substrate is there, a nucleophile is there, a solvent is there. You get a product, substitution product, and there is a leaving. ठीक है? Of course, ये जो सॉल्वेंट है, न्यूक्लियोफाइल है, सबस्ट्रेट है, ये सब पे डिपेंड करेगा रिएक्शन जैसा. Somebody is saying you are not audible. Am I audible? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir, आप clearly audible. तो चलिए, अभी उसको सुनाई नहीं दे रहा है, तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ. गाइस, इसमें एक्चुअली सिंस चैप्टर का नाम ही बोलता है मैकेनिज्म, यानी हम जो भी चीज करेंगे उसका मैकेनिज्म हमको लर्न करना है. और मैकेनिज्म क्या होता है बेटा, कोई बताएगा? So the process through which the things get worked out. हाँ, अब इसको मतलब वो वाला वर्ड हमको याद रखना है जो दूसरों को तो नहीं बताना है, लेकिन अपने को माइंड में रखना है. व्हाट इज दैट? तो मैकेनिज्म इज नथिंग बट एजम्पशन. वही थियरी, वही साइंटिफिक थियरी. किसी दूसरे को बताओगे तो वो तो तुमसे काउंटर आर्गुमेंट करेगा, परेशान करेगा, तुम भी उससे परेशान होगी. मन में तुम्हें क्या रखना है? मैकेनिज्म बाय किसी साइंटिस्ट ने अपना एजम्पशन दिया और हमको बता दिया. ठीक है? क्या तुम खुद कोई मैकेनिज्म प्रपोज कर सकते हो ऐसी सिचुएशन में? आंसर है नहीं. क्यों? क्योंकि तुम्हारा मैकेनिज्म जरूरी थोड़ी ना असली वाले मैकेनिज्म से मैच करे. तुम्हें असली वाला जो मैकेनिज्म है उसको वेरीफाई करना है, जो साइंस अब तक आपने पढ़ी है उसके बेसिस पे. क्या मेरा पॉइंट ये समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तुम भी एक नया साइंस प्रपोज कर सकते हो, एक नई मैकेनिज्म प्रपोज कर सकते हो, बट उसको वेरीफाई कौन करेगा? ठीक है ना? तो उसको वेरीफाई आपको करवाना भी नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर कोई वो मिस्टेक पकड़ पाए. आप हो सकता है बहुत अच्छे से कोई मैकेनिज्म प्रपोज कर दो, तो उसके चक्कर में हमें नहीं पड़ना है. हमें जो प्रपोज्ड मैकेनिज्म्स है उनको वी हैव टू अंडरस्टैंड, और फिर फ्यूचर में अपने आप वो मैकेनिज्म प्रपोज कर पाए सेम. ठीक है? तो इसके लिए फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो मैकेनिज्म्स प्रपोज की गई है वो है दो. Two mechanisms have been proposed. पहली चीज, ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, इसीलिए इसको बोलते हैं एसेंड रिएक्शन. एंड इट हैज बीन assumed, देखो मेरा वर्ड्स देखो मैं क्या बोल रहा हूं. इट हैज बीन assumed that ascend reaction takes place via either SN1 mechanism
और SN2 मैकेनिज्म, दो मैकेनिज्म प्रपोज की गई हैं मेनली, और भी बात करेंगे बाद में, बट एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि हमको दो मेन पढ़ना होता है। तो two mechanisms have been proposed for SN reaction, one we call as SN1 and another we call as SN2। अच्छा ये बताइए, कोई भी थियरी, साइंस, मैकेनिज्म वो किस पर बेस्ड होती है? assumptions, अबे assumptions बेस्ड होता है वो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस, बिल्कुल सही। तो केस 1 हम लिखते हैं जिसमें एक रिएक्शन मतलब एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आपको बताएंगे कि when CH3Cl is reacted with OH minus, you can take KOH here, यहाँ पर आप H2O ले लो, और इसके बाद यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनते हैं वो CH3OH लिख दिया और Cl minus। By experiment, it has been found that we found that rate is proportional to substrate as well as reagent। reagent यहाँ क्या है? न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ न्यूक्लियोफाइल क्या है? OH माइनस। तो अगर मैं इसका रेट एक्सप्रेशन लिखूं which has been found by experiment, तो वो कुछ ऐसा निकलेगा। तो बताओ इस रेट एक्सप्रेशन को देख के आपको ऑर्डर का क्या पता चलता है? Order 2. 1 + 1 2। सबको समझ में आया बेटा? Yes, sir. yes sir, ठीक है। Now you take case 2. What is case 2? Another experimental observation. It has been found कि अगर मान लीजिए मैंने ये सबस्ट्रेट लिया, तो हमने ऐसे डिफरेंट सबस्ट्रेट्स लिए और इसमें OH माइनस या H2O, तो जो प्रोडक्ट मिला इसमें इट हैज बीन ऑब्जर्व कि रेट जो है ना वो केवल सबस्ट्रेट की याद रखना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रेट डिपेंड्स ऑन सबस्ट्रेट, मैंने बोल रहा रेट डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। क्या आप समझ पा रहे हो मेरा पॉइंट? yes sir, Yes, sir. हाँ, तो इसका रेट एक्सप्रेशन आएगा ऐसा। तो बताओ देख करके कि यहाँ ऑर्डर क्या लिखेंगे? 1, 1. अच्छा, कैन आई से इन सेकंड केस rate is independent of nucleophile? yes sir, यस सर। Yes, sir. No, we can't say independent of ये न्यूक्लियोफिलिक Concentration of कॉन्सेंट्रेशन nucleus. केवल आप Concentration on nucleophile. है ना। अगर मान लो आप न्यूक्लियोफाइल गायब कर दोगे तो रिएक्शन ही नहीं होगा, तो रेट कहाँ से आएगा? ठीक है, वैसे Yes. ऐसा कोई स्टेटमेंट Yes, पूछा sir. नहीं जाएगा, बट माइंड में आपको रखना है, कोई आपको परेशान कर सकता है उसके लिए। सो आपको ऑर्डर 1 इधर आया, इधर ऑर्डर 2 आया, दोनों रिएक्शंस SN थी, लेकिन इसका ऑर्डर 2 था, सो वी हैव सेड SN2। इसमें भी SN रिएक्शन था, बट द ऑर्डर केम 1, दैट इज व्हाई वी सेड SN1 रिएक्शन। फिर हमने रियलाइज किया कि जो ज्यादातर एल्काइल हैलाइड्स हैं वो SN1 SN2 वाले प्रोडक्ट्स ही देते हैं। ठीक है, सो अभी दो मैकेनिज्म्स हम प्रपोज करने वाले हैं, एक SN2 मैकेनिज्म और एक SN1। अभी हमने केवल एक्सपेरिमेंट किया एंड हमने टेस्ट किया, मतलब दो केसेस आए जिसमें रेट एक्सप्रेशन अलग अलग आ रहा था। सिंस रेट एक्सप्रेशन वाज डिफरेंट, सो वी सेड टू मैकेनिज्म्स आर देयर ऑर्डर के बेसिस पे। सो ऑर्डर वाज द मेन टू डिटरमाइन कि कौन कौन सी मैकेनिज्म्स आप प्रपोज कर सकते हो। फर्स्ट यू कॉपी दिस। Sir, यस, सेकंड वाले में OH का कंसंट्रेशन क्यों नहीं आया? ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है बेटा, ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है। इसके बेसिस पे हमने नाम कर दिया, नामकरण किया, फिर हम नामकरण के बाद हम उसका थियरी प्रपोज करने वाले, मतलब हम क्या प्रपोज करने वाले, किसी ने किया, हम उसको एनालाइज करेंगे। Okay, sir. सर प्रीवियस पेज इसके पहले वाला भी कॉपी करना था क्या? ये कॉपी किया क्या? No, sir. नो सर।
Then should I remove this? Yes. Please wait a minute. Yes, sir. गाइज आपका कोई भी फ्रेंड हो, कोई भाई बहन हो जो जेई 2021 दे रहा हो, ठीक है, और परसेंटाइल उसका जेई मेन में कम आया हो, बिकॉज एग्जाम अभी मोस्ट प्रोबेबली जुलाई में होंगे, डेट अभी आया नहीं है, लेकिन जेई मेन का एग्जाम जुलाई में होगा और एडवांस का सितंबर में होगा, ठीक है। तो इस टाइम पे कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो जिन्होंने पढ़ना लिखना कम कर दिया है, थोड़ा सा नर्वस हो गए हैं, डेट भी डिक्लेयर नहीं हो रही, तो ये टाइम में वो बच्चे थोड़ा पीछे हो रहे हैं, ठीक है। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसका परसेंटाइल कम रह गया है, और क्योंकि आपका अगर 93, 94, 95 परसेंटाइल नहीं आया, तो आप जे एडवांस के लिए क्वालिफाई भी नहीं करेंगे। तो ऐसा कोई अगर आपका फ्रेंड हो, भाई बहन हो, तो आप मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें बहुत सारे बच्चों को मैंने ऐड किया है, तो मैं उनको वीकली टास्क देता हूँ, ठीक है। वीकली टास्क वो कंप्लीट करते हैं, फिर उसमें डाउट्स डिस्कशन वो कर लेते हैं, इस तरह से पूरा उनका वो चैप्टर वाइज धीरे 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 सब खत्म हो जाएगा, और ये 1-1.5 महीने का टारगेट है। तो अगर कोई ऐसा है जो अपने आप नहीं पढ़ पा रहा है, बेचारा परेशान है, उसको आप मेरा नंबर देना, वो मुझे मैसेज कर देगा, तो मैं उसको उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है। और इसमें कोई चार्जेस वगैरह नहीं है इसमें, और ये आई टेक केयर ऑफ ऑल 3 पार्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो उसमें मैं उसको डाल दूंगा, उसको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। Yes, sir. Yes. Yes, sir. ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बेचारे परेशान होते हैं इस टाइम पर, और कोई एनकरेज करने वाला नहीं रहता है। तो केमिस्ट्री की वजह से अगर उनका पीछे होगा तो वो ज्वाइन कर लेंगे, उनका ठीक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको कॉपी कर लीजिए। Yes, sir. कोई कह done. रहा है सर ये हमारे टाइम पे भी करना। हाँ sir. इसमें आई टेक ओनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाँ, सर हम लोग को अदरवाइज आई सेम टेक केयर ऑफ ऑल 3 पार्ट्स। somebody saying जो पेस का नहीं है वो भी चलेगा बेटा, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ रहा है। if that is the person is related with you, then you can give my number, और वो मतलब मुझे पर्सनल व्हाट्सएप केवल एक ही बार करे, उसके बाद ग्रुप में वो जो भी करना चाहे। सर हम लोग को भी 4 अटेम्प्ट मिलेंगे मेंस के, या हम लोग के नॉर्मल हो जाएगा सिचुएशन? यार वो डिपेंड करता है, देखो इस समय सिचुएशन बहुत खराब है, वी कांट से कि अभी 2 अटेम्प्ट होंगे, हो सकता है एक ही एग्जाम कराएं, वो टाइम कम है ना अभी, तो मोस्ट प्रोबेबली तो 4 अटेम्प्ट सबको मिलता है। तो हम लोग का अगले साल रहेगा ना एग्जाम? इसका सर हम लोग का अभी तो 2020 कॉमन सेंस है, अगले साल के लिए तो तुम लोग हो, तुम्हारा 2022 है। डन बेटा सर। Yes sir. Yes, sir. सर सर इसका केवीपीआई Yes, का sir. केमिस्ट्री सेम ही होता है? इसका बेटा क्या कह रहे हो? सर जेई का और केवीपीआई का केमिस्ट्री का पोर्शन सेम ही होता है? केवीपी भाई वो डिपेंड करता है बेटा कि तुम कब दे रहे हो, 11th और 12th अलग अलग रहता है, तो डिफरेंट आता है, लेकिन उसमें बहुत सारा पोर्शन आता है। सर तो 11th मेरे में ख्याल दिया से था। 11th तो हो चुका हो तुम्हारा। हाँ हाँ सर अभी वो गड़बड़ 12th हो में जाता है बेटा, दे सकते हो बट इट्स वेरी डिफिकल्ट, मतलब डिफिकल्ट इन द सेंस तुम मतलब कोशिश भी करोगे, तुम्हारा सब कुछ रैंक भी आ जाएगा, बट इतनी आसानी से एडमिशन मिलता नहीं। तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स रहे हैं, बहुत सारे ऐसे भी रैंकर 3rd वाला भी है जो दूसरे किसी इंस्टीट्यूट में था, और
ऐसा ऐसे बहुत सारे बच्चे जिनकी जेई रैंक बहुत अच्छी आई है वहां पर, लेकिन उस तरह से एडमिशन नहीं मिलता है। तो इतना ज्यादा उसको लेके इमोशनल मत होना, एग्जाम दे दो, सब वैसे ही पढ़ना है जैसा तुम जेई मेन के लिए पढ़ते हो, कुछ नया नहीं करना है, ठीक है। बट अपना Okay, जेई sir. मेन पे फोकस छोड़ना नहीं, इधर उधर के चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो खराब हो जाएगी हालत। हाँ सर। बेटा ऐसे बहुत सारे बच्चे हुए हैं, पास्ट में भी हुए हैं, लास्ट ईयर भी ऐसे हुए हैं कि जिनके 10 मार्क्स आए थे केमिस्ट्री में और फिर वो 60 मार्क्स तक गए। नाउ यू कैन इमेजिन 10, मैं उनका जब मार्क्स इंक्रीज कराता हूँ तो ऐसे नहीं, 10 मार्क्स का मतलब होता है उन्होंने हार्डली 3 क्वेश्चन सही किए नेट इफेक्टिवली अगर माने, और 4 मार्क्स का रहता है, और अगर आपको 60 मार्क्स लाना है तो 15 क्वेश्चंस आपको सही करना है। तो वो फिर फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में डिवाइड कर देते हैं, तीन क्वेश्चंस, तो 3 क्वेश्चंस पहले ही उसके सही हो गए थे, वो अपने आप फिर एडजस्ट हो जाता है। तो थोड़ी सी काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है और बाकी सब सही हो जाता है। अब लिखिएगा आप मैकेनिज्म फॉर SN2। मैकेनिज्म फॉर SN2 रिएक्शन। देखो मैकेनिज्म लिखते ही जैसे आप थियरीज में लिखते थे पोस्टुलेट्स वगैरह, यहाँ पर भी वही 2-3 पॉइंट्स पहले पोस्टुलेट्स वाले आएंगे, ठीक है। उसमें कई सारी चीजें हैं, अलग अलग केसेस में ऑब्जर्वेशंस रहते हैं, उनके बेसिस पे एजम्पशंस लेते हैं। तो इसमें जो मतलब सबसे बड़ा एजम्पशन है SN2 मैकेनिज्म का, वो लिखिएगा पहला पॉइंट। इन दिस मैकेनिज्म it has been assumed that in this mechanism it has been assumed that nucleophile in this mechanism it has been assumed that nucleophile attacks positively charged carbon. In this mechanism it has been assumed that nucleophile attacks positively charged carbon from backside of the leaving group, from backside of the leaving group. Point number 2. So can you repeat from back side? Backside of the leaving group beta, backside of the leaving group. Okay, sir. लिख लिया सबने? Yes, sir. लिखिएगा it is a single step reaction. It is a single step reaction. फिर लिखिएगा So ये next अगर point ये या continuation. कोई फर्क नहीं पड़ता, सब अपना है, कहीं भी लिखो। नेक्स्ट इसमें लिखिएगा, देखो ये थर्ड वाला पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये आपको अगर ना समझ में आए तो उसको इग्नोर भी कर सकते हो, ठीक है। लिखिएगा इंटरैक्शन ऑफ नॉन बॉन्डिंग HOMO of nucleophile, HOMO of nucleophile. Sir, can you repeat? हाँ, So can you repeat? interaction of non-bonding HOMO of nucleophile with LUMO, LUMO सिग्मा स्टार होगा बिकॉज RLG है, तो इसका जो है इसका सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल which is going to accept electron pair donated by nucleophile. So LUMO of RLG, that is substrate. I repeat this, मतलब पॉइंट नहीं रिपीट कर रहा हूं, मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर थर्ड वाला पॉइंट ना समझ में आया हो तो उसको इग्नोर कर देना, उसको लेके इमोशनल मत होना, ठीक है। Okay, I repeat.
interaction of non-bonding HOMO of nucleophile with LUMO of substrate. हो गया बड़ा सबसे? Yes, sir. कोई कह रहा फर्स्ट पॉइंट पे रिपीट करो यार, बहुत काम करवाती हूँ. In first point था, in this mechanism it has been assumed that nucleophile attacks positively charged carbon from backside of the leaving group. कोई कह रहा what is the full form of SN reaction? कोई बताएगा भाई full form of SN reaction? Nucleophile. Substitution reaction. Substitution nucleophilic. Nucleophilic substitution reaction. Substitution nucleophilic. ठीक है, चलिए अब इसमें रिएक्शन उठा लेते हैं हम लोग जरा. एक ये है मान लीजिए CH3 और Cl, ठीक, प्लस यहाँ पर हमने लिया OH माइनस, यहाँ पर सॉल्वेंट ले लिया कोई, ठीक है. इन सब का रोल हम बाद में देखेंगे कैसा है. अभी के लिए मेन प्रोडक्ट्स और मेन सबस्ट्रेट रिएजेंट. तो फोर्थ पॉइंट बोला आपने. नहीं बोला बेटा. गाइस ये अपने ये सबस्ट्रेट है एंड दिस इज द न्यूक्लियोफाइल. सबस्ट्रेट के अंदर लीविंग ग्रुप वाला पार्ट दिख रहा है आपको. Yes, sir. नाउ वी आर गोइंग टू यूज व्हाटएवर जो आपका पॉइंट वहां पर है, वो कहता है बैक से अटैक होना चाहिए. सबस्ट्रेट दिख रहा है सबको? Yes, sir. What is the hybridization of this carbon? P3. ठीक है. Now the assumption is nucleophile. सर आपकी आवाज नहीं आ रही है. आपकी आवाज सर क्रैक. आवाज ब्रेक हो रही है. सर लैग हो रहा है. Am I audible, beta? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इंटरनेट ने गड़बड़ी कर दी. मेरी आवाज अगर आपको कभी भी नहीं आए ना और आपको लिखते हुए दिखाई दे तो यू प्लीज आस्क इमीडिएटली. पहला तो इश्यू हो जाएगा. सर आपकी अभी भी ब्रेक हो रही है. हाँ सर, बीच वो में आपने ब्रेक है. ब्रेक हो रहा है क्या यार? ये नेट का इश्यू हाँ हो रहा है. सर. Yes, sir. एक मिनट मैं डिस्कनेक्ट करके वापस कनेक्ट कर. Yes, sir. ओके सर. यस सर. Yes, sir.
Now am I audible? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, now it is much better. Guys, I was saying कि have you copied that reaction जो हमने लिखा था CH3Cl plus OH minus solvent CH3OH, वो लिख लिया था उतना? नहीं सर। Yes, sir. मैंने लिख लिया। Yes, फोटो sir. भेजे। Yes, sir. बड़ा वो ग्रुप में डाल दो, उसके नीचे वाला पार्ट में दोबारा लिख देता हूँ। यही था। I was asking हाँ, कि sir. इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ। sp3. sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ना? और अब इसमें एक्चुअली में बैक साइड वाला assumption क्यों लिया होगा? तो there must be some experimental observation behind that backside attack. ठीक है, तो what was that experimental observation? It has been observed if the carbon is chiral, मतलब अगर मैं G1 ग्रुप लगा दूं, G2 ग्रुप लगा दूं, G3 ग्रुप लगा दूं और यहाँ लीविंग ग्रुप लगा दूं, ठीक है, तो इट हैज बीन ऑब्जर्व कि जो प्रोडक्ट मिला ना उसमें, याद है कायरलिटी जब होती है तो उसमें आप डिफरेंशिएट कर पाते हो कि जैसे मैं अगर ऐसा लिख दूं, राइट, लाइक इधर मैं अगर एक मिरर लगा दूं और यहाँ लिख दूं ऐसा, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? एक मिनट बीच में नहीं बोलो। इसको ऐसा लिख सकता हूँ, क्या आप समझ पा रहे हो कि अगर बैक साइड से अटैक हुआ तो ऐसा बन जाएगा, खाली डिफरेंस क्या आएगा, Lg के बदले क्या लिख जाएगा? OH. OH. न्यूक्लियोफाइल। क्या आप समझ पाए? Yes, sir. Yes, sir. This is called inversion. What do we call? Inversion. 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 Inversion of configuration. मतलब ये बिल्कुल मिरर इमेज जैसा है। तुम ऐसा सोचो कि मतलब तुम मिरर की तरफ देख रहे हो और सब कुछ वैसा ही है, खाली फेस बदल गया। क्या आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो? सब कुछ एक जैसा, फेस बदल गया। तो मतलब वो है तो मिरर इमेज जैसा ही, उसको खाली इन्वर्टेड बोलेंगे, हम मिरर इमेज नहीं नाम देंगे। तो हम बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन गेट्स इन्वर्टेड एंड दिस इज द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। इसको बोलते हैं वेल डन इन्वर्जन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में दिस इन्वर्जन इज कॉल्ड Well वेल done, डन inversion. इन्वर्जन। अभी मैं लिखा दूंगा, केवल मैं ये बता रहा था आपको कि हमने बैक साइड अटैक एज्यूम क्यों किया होगा। तो व्हाट वाज द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, द फैक्ट बिहाइंड द assumption? तो आंसर इज कि एक्सपेरिमेंटली वी फाउंड दैट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन which is being attacked by nucleophile, the configuration of that carbon gets inverted. क्या आप मेरा पॉइंट समझ पाए? Yes, sir. Yes. अब फ्यूचर Sir, can you please explain again? अरे यार, कोई एक्सप्लेन करेगा इसको? Yes, sir, please. पहले इसको एक्सप्लेन कर दो, फिर मैं फ्यूचर वाली चीज आपको बताता हूँ। नहीं सर, वो भी कह रहे हैं, आप वापस समझा दो। हाँ हाँ सर। हाँ, कोई और Yes, चीज sir. अरे किसी को तो समझ में आया होगा यार। अरे सर नहीं समझा, देखो अगर समझाओ ना ज्यादा, सर प्लीज। प्लीज सर। सर एक बार सर प्लीज। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनो। अगर ज्यादातर बच्चों को कोई चीज समझ में नहीं आती ना तो मैं वो स्किप कर देता हूँ। तो अगर आप लोग ये दिखाओगे कि हमें कम समझ में आया है तो मैं ये मान लूंगा कि बैच को इस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, आई विल स्किप। उसके अलावा दूसरे स्टाइल से मैं बता दूंगा और वो पार्ट स्किप हो जाएगा। तो अगर किसी को समझ में आया हो तो आई इनवाइट वो थोड़ा एक्सप्लेन करे, देन आई विल टेल द फ्यूचर थिंग। Yes, sir. बोलूं? बिल्कुल बेटा। यस यस बेटा, स्पीक आउट, बोलिए।
कोई भी सबस्ट्रेट के ऊपर रिएजेंट हमेशा पीछे से अटैक क्यों करता है, हम इसके पीछे रीजन जानना चाहते हैं। तो फिर एक्सपेरिमेंटली हमने पता किया कि कोई भी अगर सबस्ट्रेट के ऊपर रिएजेंट अटैक कर रहा है तो पीछे से अटैक कर रहा है। और फिर इसका जब हम लोग मिरर इमेज लेते हैं तो फिर जो लिविंग ग्रुप का जो साइड रहता है वो इन्वर्ट होके, मिरर इमेज देखेंगे तो इन्वर्ट होके न्यूक्लियोफाइल आगे की तरफ आ जाता है, और इस इफेक्ट को हम लोग इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, और इसको हम लोग वेल्डन इन्वर्जन के नाम से जानते हैं इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। गुड। वेरी गुड। और कोई बताना चाहेगा बेटा? सर तो हमको इधर एग्जैक्ट पता क्या चला? एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्वेशन। अच्छा दोबारा सुन लो और ये बात ध्यान रखना, मैं एक बार और बता रहा हूँ कि अगर मुझे ऐसा लगा कि आप में के बैच में कोई भी बच्चे ऐसे नहीं हैं जो ग्रास्प कर पा रहे वो चीजें, तो मैं उसको डाइल्यूट कर दूंगा, और डाइल्यूट करने में जो बेटर रैंकर वाले बच्चे होते हैं उनका लॉस होता है। तो जो भी अच्छी रैंक एक्सपेक्ट करने वाले बच्चे हैं वो फोकस्ड होकर पढ़ाई करें, सामने देखें। ये रियलाइज टीचर को नहीं होना चाहिए कि आप में कैपेबिलिटी नहीं है, तो इनिशिएटिव लें, चुपचाप नहीं बैठना है, लॉस आपका होगा इसमें। दोबारा सुनिए, व्हाटएवर आई टोल्ड यू हियर, मैं ये बता रहा था आपको कि द assumption, why have we taken the assumption that nucleophile attacks backside of the leaving group? कोई तो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन होना चाहिए उस assumption के पीछे। तो फिर वो कौन सा एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन था? तो बोला गया वो स्टीरियो केमिस्ट्री थी। जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को का स्टीरियो केमिस्ट्री चेक किया गया तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक दूसरे के ऑलमोस्ट मिरर इमेज थे, बट वो मिरर इमेज इसलिए नहीं बोले गए बिकॉज ये डिफरेंट था। क्या समझ में आया? यस Yes, sir. यस सर। इट्स लाइक कि मिरर के एक साइड में तुम हो और तुम्हारे दूसरी साइड में कोई तो दिखाई दे रहा है जिसका सब कुछ तुम्हारे जैसा है, फेस को छोड़ करके। तो मतलब बोला गया इट इज ऑलमोस्ट मतलब समझ लो सर बदल दिया, खाली इन्वर्ट कर दिया, ऐसा मैं बोल रहा हूं। तो इस जो स्टीरियो केमिस्ट्री है इसके बेसिस पे एजम्पशन लिया गया कि भाई अटैक तो बैक साइड से ही होना चाहिए। अगर आप बैक साइड अटैक एज्यूम नहीं करोगे तो यू विल नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन योर थियरी, योर साइंस, योर मैकेनिज्म विल नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन कि ये इन्वर्जन कैसे हुआ। क्या समझ में आया? Yes, यस sir. सर। भाई पहले तो इतना लिख लो, नहीं तो फिर तुम मेरे से बोलोगे सर लिखा भी दो। हमने तो यहाँ लिख पर दिया। क्या डिस्कस किया कि why was the assumption taken backside attack? यस सर। लिख लो फटाफट। देन बेटा सबने लिख लिया? यस सर। Yes. अब दूसरी पॉइंट सुनो। फ्यूचर में जब तुमसे पूछा जाएगा कि भाई इन्वर्जन कैसे हो गया, तो तुम अब क्या बोलोगे? बिकॉज न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फ्रॉम बैक साइड ऑफ द लिविंग ग्रुप इन्वर्जन अकर्स। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम एज अ स्टूडेंट आंसर दे रहे हो, तो तुम साइंस को यूज कर रहे हो, और साइंटिस्ट ने क्या किया था? एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन को यूज करके साइंस प्रपोज की थी। डिफरेंस समझ पे आ रहा है तुमको? यस सर। Yes, sir. तो तुम्हारे क्वेश्चन लेवल पे जब पूछा जाएगा, 10+2 लेवल पे पूछा जाएगा व्हाई देयर इज इन्वर्जन इन द प्रोडक्ट, योर आंसर शुड बी बिकॉज न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फ्रॉम बैक साइड ऑफ द लिविंग ग्रुप। डन।
ठीक है, अब इधर आते हैं वापस। फिर बोला गया कि भाई ये तो तुमने assumption ले लिया कि बैक साइड अटैक होगा, लेकिन कोई और भी तो theoretical तरीका होना चाहिए। तो एक्सपेरिमेंटली एज्यूम किया, बट theoretically हाउ विल यू प्रूव कि बैक साइड वाला अटैक सही है? तो उसमें बोला गया कि देखो ऐसा है, जो लीव कर रहा है वो लीव करने वाले के ऊपर भी माइनस चार्ज आएगा, और जो अटैक कर रहा है वो भी माइनस चार्ज वाला है। तो अगर लीव करने वाला भी माइनस चार्ज वाला है, अटैक करने वाला भी माइनस चार्ज वाला है, तो दे विल रिपेल ईच अदर और दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। They will repel Repel each each other. other. दे विल रिपेल ईच अदर। और रिपल्शन अगर हुआ तो ट्रांजिशन स्टेट जहां पर पार्शियली बॉन्ड्स ब्रोकन है, पार्शियली बॉन्ड्स फॉर्म्ड है, वो ट्रांजिशन स्टेट अगर रिपल्शन होगा तो बताओ ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी मैक्सिमाइज कब होगी? जब ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो या मिनिमम डिस्टेंस पे? Minimum distance. Minimum distance. मिनिमम डिस्टेंस। अगला आगे हो गया, स्टेबलाइज कराना है तो रिपल्शन कम करना है Maximum कि distance. बढ़ाना है? Maximum. Maximum. रिपल्शन मिनिमम होना चाहिए कि रिपल्शन मैक्सिमम होना चाहिए? मिनिमम। Minimum. Minimum. मिनिमम। sir. तभी तो ये स्टेबल होगा, स्टेबल होगा इसकी एनर्जी नीचे आएगी और मॉलिक्यूल फटाफट क्रॉस कर पाएंगे बैरियर को। एनर्जी वर्सेस रिएक्शन प्रोग्रेस ग्राफ है, यहाँ पर रिएक्टेंट्स हैं, यहाँ प्रोडक्ट्स हैं, दिस इज ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितने एंगल पे आएगा? 180 180 degree. 180। तो ये H तो अपनी जगह पर है, थोड़ा बहुत इनमें वेरिएशन दिखाई देगा। और OH ने यहाँ से अटैक किया विच इज न्यूक्लियोफाइल। अब इसके साथ कार्बन कनेक्ट करेगा, इस पे पार्शियल चार्ज आ जाएगा फुल के बदले, और ये वाला इधर लीव कर रहा है Cl ऐसा। तो दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट जिसमें आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे है। सो मिनिमम रिपल्शन मींस मैक्सिमम स्टेबिलिटी, एंड ट्रांजिशन स्टेट जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना रिएक्शन का रेट ज्यादा हो जाएगा, वो ग्राफ से समझ में आएगा। स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी नीचे होगा तो मोर मॉलिक्यूल्स कैन क्रॉस एनर्जी बैरियर, रेट विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज। तो यहां से यहां गए और फिर इसको आप ऐसा बना दो। तो क्लियरली विजिबल है, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, देयर इज इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। क्या सबको ये बात समझ में आई? Yes, sir. यस सर। तो इसको Yes. जरा अपनी स्टाइल में कॉपी कर लो, फिर मैं 2-3 पॉइंट्स लिखा देता हूँ। सर ये वेल्डन किसी साइंटिस्ट का नाम था या वो दिया हुआ नाम है बस? क्या? सर ये वेल्डन जो नाम है वो किसी साइंटिस्ट का या बस दिया हुआ नाम है? नहीं, बिल्कुल वही नाम है। सर हाँ, सर ये मैक्सिमम स्टेबिलिटी वगैरह में खुद लिखना है कि मतलब आप अभी नोट लिखाओगे? नहीं नहीं नहीं, जितना तुम लिख लो उतना अच्छा है बेटा, मैं तो मेन पॉइंट लिखाऊंगा। ओके सर। जो मैक्सिमम तुम लिख लोगे दैट इज अप, यही तो डिफरेंस लाता है बच्चों में।
सबने लिख लिया या टाइम लगेगा बेटा इसमें? So 1 minute. Sir, wait 1 for minute, 2 minutes, please. सर वो CLG G1 H3 और चौथा कौन सा ग्रुप है? क्या बेटा? सर वो G1 के बाजू वाला कौन सा ग्रुप? G1 G2 G3 और लिविंग ग्रुप। Losing group. सर ग्राफ में जहाँ TS मार्क किया हमने वहाँ मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगी ना? नहीं नहीं, यहाँ पर ट्रांजिशन bonds स्टेट break हुए तो हैं। वही होगा, बट ट्रांजिशन स्टेट तो वही है, वही अपना स्टेबल है, मतलब उसी को आप ट्रांजिशन स्टेट असली मानोगे। ओके सर, तो उल्टा है जो जहाँ इसके अलावा कुछ और ड्रॉ ही नहीं करोगे। अच्छा ओके सर। सर डन। चलिए इसमें मैं कुछ लिखा हूँ बेटा, हाँ सर। इसके बाद फिर मैं आपको 1-2 मिनट दे दूंगा। इफ यू रियलाइज कि नहीं कुछ और भी मैं लिखूं, देन यू कैन राइट। लिखिएगा, ट्रांजिशन स्टेट एग्जिस्ट ओनली फॉर transition state exists only for 10 raised to minus 12 seconds. Hence, it cannot be isolated. Zero lifetime. Hence, it cannot be isolated. Zero lifetime. Sir, can you repeat the point? मैंने बोला transition state exists for only for 10 raised to minus 12 seconds. Hence, it cannot be isolated. इसको बोलते हैं zero lifetime. Done? Yes. Another point you write, due to backside attack, there is change in the configuration. Due to backside attack, there is change in the configuration of carbon atom. Due to backside attack, there is change in the configuration of carbon atom that is attacked by nucleophile. And we say configuration gets inverted. We say that configuration gets inverted. This is called Weldon inversion. Sir, can you repeat after there is change in configuration? There is change in the configuration of carbon atom that is attacked by the nucleophile. And we say that configuration gets inverted. This is known as Weldon inversion. Weldon inversion. लिख लिया सबने? हाँ सर। Then you write Y backside attack. ऐसा करके लिखिए, Y backside attack. I am going to give you a theoretical analysis of that backside attack. लिखिएगा, leaving group and nucleophile both are negatively charged. So can you repeat? Leaving group and nucleophile both are negatively charged. Leaving group and nucleophile both are negatively charged. So electrostatic repulsion.
to minimize this repulsion in transition state, backside attack. To minimize this repulsion in transition state, backside attack. Done? Wait, sir. तो लिखिएगा, Yes. लीविंग ग्रुप itself a bulky group. लीविंग ग्रुप itself a bulky group. अब सोचिए आप, कितनी कॉमन सेंस की बात है. आवाज आ रही बेटा? Sir, leaving group is a Yes, what? sir. Bulky group. मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. हाँ सर. Yes, sir. Another point which I am telling you, उसमें बड़ा सिंपल सा कॉमन सेंस वाला एग्जांपल है. मान लीजिए एक डोर है, ठीक है, अंदर से कोई बाहर आ रहा है और बाहर से कोई अंदर जा रहा है, तो ठीक है, और एक पिछला दरवाजा भी है. तो अगर दोनों लोग मोटे हैं तो और दरवाजा छोटा है, तो बताओ इट इज इजी कि इसी से आए जाए, या फिर इट इज बेटर कि ये वाला बंदा पीछे से चला जाए? So it is पीछे better से than जाएगा तो door. सर better. पीछे से चले जाए. हाँ, इसको स्टेरिक रिपल्शन कहते हैं. अगर एक साथ वो एक ही डोर से आप पास करेंगे तो वो आपस में एक दूसरे को स्टेरिकली रिपेल करेंगे. ठीक है, क्राउडिंग रिपल्शन होगा, दरवाजा टूट जाएगा. ठीक है, तो उसको आप लिख लीजिएगा कि लीविंग ग्रुप इटसेल्फ अ बल्की ग्रुप. इफ फ्रंट साइड अटैक, then there would be steric repulsion. If front side attack, then there would be steric repulsion. To avoid that, there is backside attack. Guys, सबको सब कुछ समझ में आया? किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट है No sir. अभी? No, sir. तो मैं एक डाउट पूछूं? Sir, to avoid this के आगे क्या है? Yes, sir. Yes, sir. कोई बता दो भाई, इसको कंप्लीट करा दो. To avoid this, there is backside attack. Thank you. सर आप पूछिए. देखो, लिख लिया ना आपने? हाँ Yes, सर. sir. Yes, sir. SN2 रिएक्शन में can I say there is always inversion? बोलिए. No, sir. No, sir. Yes sir. Yes, sir. So yes. So if चैट groups बॉक्स are में लिखिए, identical, देखते हैं कितने लोग यस और नो केवल आप दे सकते हो. जस्ट राइट इन चैट बॉक्स, लेट्स सी कितने लोगों को कितना समझ में आया है. और अगर चाहिए तो आप सामने लिख भी देना, वाई यस, वाई नो. बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे आंसर्स दिए. वेरी गुड. देखो, इसका आंसर है नो, बिकॉज इन्वर्जन
कायरलिटी का सिंबल है। अगर सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट कायरल नहीं हुए तो इन्वर्जन वाली चीज क्या आप बोलना चाहोगे? नो सर। अटैक बैक साइड हुआ, सब कुछ हुआ, बट वो इन्वर्जन मतलब वो कायरलिटी डिफाइन तो होनी चाहिए, तभी तो आप इन्वर्जन वगैरह बोलोगे। समझ में आया? मतलब तुम ऐसी सी चीज मान लो, इट्स लाइक कि मतलब जैसे मान लो कि यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है। अब इसके या इस ये बिकॉज यहाँ कोई कायरलिटी नहीं होती है, तो ये सारी पोजीशंस क्या मैं बोल सकता हूँ ए और बी अपोजिट है? यस सर। क्या यहाँ बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता, बट सब एडजेसेंट पोजीशंस है, सब एडजेसेंट पोजीशंस है। अगर मैं ऐसा भी कर दूं, इधर सी इधर बी कर दूं, इधर सी इधर ए कर दूं, तो इन दोनों में कोई डिफरेंस ही नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई अपोजिट एडजेसेंट मतलब डिफरेंस नहीं है, सारे एडजेसेंट पोजीशंस है। तो ये जो कायरलिटी वाला कॉन्सेप्ट आएगा तभी इन्वर्जन वैलिड है, वरना इन्वर्जन वैलिड ही नहीं है। तो ये हम जब लिखते हैं कैन आई से देयर इज ऑलवेज इन्वर्जन, सो आंसर होगा नो, इन्वर्जन तभी होगा इफ कायरलिटी इज देयर, और वो उसी कार्बन पे होना चाहिए जिस पे अटैक है। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। अब दूसरा क्वेश्चन मेरा, इफ reactant is dextro, can I say product will be levo? बहुत सारा पढ़ा है हमने डेक्स्ट्रो लेवो। नो सर। चैट बॉक्स में लिखिए। एक और क्वेश्चन है, इफ रिएक्टेंट is of R configuration, याद है RS configuration? यस सर। यस सर। Can I say product will be of S configuration? बहुत सारे लोगों ने आंसर लिखा यस नो यस नो, लाइन से ऐसे लिखते हैं। नो, वेरी गुड। नो, वेरी गुड। नो, यस। ओहो, अच्छा 2 क्वेश्चन है तो एक के लिए नो है, एक के लिए यस बोल रहे हो। वेरी गुड। 2 क्वेश्चंस पूछे मैंने अभी नीचे। नो, यस, वेरी गुड। नो, वेरी गुड। यस, वेरी गुड। यस, नो फॉर बोथ, वेरी गुड। नो, यस। ये नो यस वाले कॉम्बिनेशन बहुत आए हैं, ठीक है। नो नो, ओके। यस यस, ओहो। यस नो, ओके, पलट दिया तुमने। चलिए, सो नाउ इट्स डिस्कशन टाइम गाइस। बहुत मजा आया तुम्हारे आंसर्स पढ़ने में। पहली चीज, इसका आंसर है नो, इसका आंसर है नो। एक चीज याद रखना कि इसके आंसर यस यस हो जाते अगर न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर रहा होता। मतलब इट्स लाइक कि अगर मैं ऐसा बोल दूं कि एक Lg- ने अटैक किया और उसने Lg- को हटाया, मतलब ये इमेजिनरी सिचुएशन है, लेकिन अगर ऐसा होता तो आप क्लियरली बोल पाते कि दिस एंड दीज टू आर मिरर इमेजेस। क्या आप ये बात मानते हैं? यस और सर। यहाँ कायरलिटी भी दिखा दो, H1 H2 H3 लिख दो। तो अगर ऐसी सिचुएशन हुई तो आप बोल सकते हो डेक्स्ट्रो विल बी कन्वर्टेड इनटू लेवो, लेवो विल बी कन्वर्टेड इनटू डेक्स्ट्रो। भाई यहाँ पर
तो तुम जो असली रिएक्शन लिखते हो उसमें तो मेन चीज ही बदल दी। दिस इज लिविंग ग्रुप एंड दिस इज योर नाउ अटैच्ड ग्रुप। तो वो बदल गए तो अब आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। एक्सपेरिमेंटल डेटा होना चाहिए हमारे पास कि अब जो है इसकी चीजें बदल गई, इसमें ये इसका रोटेशन कैसा होगा, वी डोंट नो, चेक करना पड़ेगा। इन्वर्जन तो केवल हम देखकर ये बताते हैं कि हाँ भाई अगर Cl से Cl रिप्लेस होता तो इसका अपोजिट होता, मिरर इमेज होता, इसीलिए सब जगह हम इन्वर्जन वर्ड यूज करते हैं। हम ये कभी नहीं बोलते डेक्स्ट्रो बिकम्स लेवो। अगर डेक्स्ट्रो बिकम्स लेवो, लेवो बिकम्स डेक्स्ट्रो बोल सकते तो हम पहले वही बोलते। तो वो आंसर है नो। सेम यहाँ पर भी भाई R और S निकालेंगे, कॉन्फ़िगरेशन देना पड़ेगा। अगर कॉन्फ़िगरेशन बोल रहा हूँ, प्रायोरिटीज, अगर प्रायोरिटीज जो है ना वो सेम हो जाए लीविंग ग्रुप की और अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल की, देन वी कैन से R विल बिकम S। क्या सबको मेरी पॉइंट समझ में आई है? Yes, sir. यस सर। तो हाँ, इसको अच्छे से लिख लो अपनी स्टाइल में। मेन चीज है लीविंग ग्रुप एंड न्यूक्लियोफाइल आर नॉट सेम। दैट इज व्हाई we can't say anything about dextro becoming levo, levo becoming dextro, R becoming S, S becoming R. We can't say anything. No prediction. The only statement we can say inversion. Then should I remove this? वेट सर। Sir, please wait. Okay, okay. Done, sir. Then beta, सर वेट फॉर 1 मिनट। Yes, sir. याद रखना ये नॉट ऑलवेज है, नॉट ऑलवेज। हो सकता है किसी में हो, किसी में नहीं हो। ट्रांजिशन स्टेट somebody is asking, बेटा उसको आइसोलेट नहीं करते, हम मानकर चलते हैं कि आइसोलेशन पॉसिबल है। ओके। डन सर। Sir, done. ओके।
लिखिएगा मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शन। यहां पर लिखिएगा SN1 reaction takes place in minimum 2 steps. तो बताइए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हुआ कि एलिमेंट्री रिएक्शन हुआ? So complex. Yes, if reaction takes place in more than one step, then it is complex reaction. फिर लिखिएगा next point, the reaction takes place via intermediate carbocation. The reaction takes place via intermediate carbocation. The reaction takes place via intermediate carbocation. सबने लिख लिया? Yes sir. किसी ने पूछा है कि सर SN2 रिएक्शन के लिए सबस्ट्रेट कायरल होना जरूरी है? ऐसा नहीं जरूरी है, लेकिन अगर उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री बतानी है कुछ, जैसे इन्वर्जन होगा, तो उसके लिए कायरल होना चाहिए। अगर कायरल नहीं है तो नॉर्मल SN2 होगा। सर आपने वो कार्बोकटायन वाला क्या बोला था? कार्बोकेटायन वाला मैंने बोला था पॉइंट नंबर 2 इज रिएक्शन टेक्स प्लेस वाया कार्बोकेटायन। So what was point Intermediate. 1? Somebody ask something, कोई आंसर कर सकता है बेटा? Sir, can you repeat point 1? Point 1 was SN1 reaction takes place in minimum 2 steps. So point 2 का ending part क्या था? Ending word? Via intermediate carbocation. हो गया? Yes sir. देखो, for example, this is the substrate. जनरल मैनर में लिख दिया मैंने, and this is nucleophile. The product is this. ठीक है? तो as per this mechanism, reaction takes place in 2 steps. So step 1 क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, ये पार्ट लीव करेगा। तो अगर मुझे इसकी एवरी स्टेप हैज इट्स ओन ट्रांजिशन स्टेट, तो इसका ट्रांजिशन स्टेट में बॉन्ड आप पार्शियल ब्रेकिंग वाला दिखा दो। किसी को कोई डिफिकल्टी? दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट ऑफ स्टेप 1। तो इसका प्रोडक्ट आप लिखोगे दैट विल बी इंटरमीडिएट ऑफ होल रिएक्शन। किसी को कोई डिफिकल्टी पहला स्टेप लिखने में बेटा? No sir. No sir. स्टेप 2, हाँ स्टेप 2 देखो, ये बताइए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा कार्बोकेटायन का? sp2 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 means trigonal planar, true or false? True. ठीक है, ट्रायगोनल प्लेनर। अब देखो न्यूक्लियोफाइल जो है ना, न्यूक्लियोफाइल बताओ प्लेन के ऊपर से अटैक करेगा कि प्लेन के नीचे से अटैक करेगा? तो दोनों से कर सकते सर प्लेन दोनों के से कर ऊपर से कि सकते हैं। ऊपर पॉजिटिव चार्ज। दोनों से अटैक। अबे पॉजिटिव चार्ज एम्प्टी तो ऑर्बिटल दोनों में साइड से होता है। करेगा। दोनों साइड से कर सकता है, 50-50 चांस है।
तो बताओ इसमें इन्वर्जन होगा कि रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन होगा या दोनों होगा? रिटेंशन। रिटेंशन। रिटेंशन तो दोनों भी हो सकता है। दोनों हो सकते हैं। अरे भाई जब अटैक दोनों साइड से हो रहा है तो फिर रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों होंगे, एक क्यों होगा? अरे मान लो भाई ऊपर की साइड से मान लीजिए लीविंग ग्रुप निकला था, कार्बोकेटाइन तो तुरंत प्लेनर हो गया। अब न्यूक्लियोफाइल दोनों साइड से अटैक कर रहा है, और जब दोनों साइड से अटैक करेगा तो कॉन्फ़िगरेशन आपको एक मिलेगा कि दो मिलेगा? दो। दो मिलेगा। दो मिलेंगे। दो मिलेंगे तो दो कॉन्फ़िगरेशन आप दिखाओगे। मान लो यहाँ R1 लिखते हो, यहाँ R2 लिखते हो, यहाँ R3 लिखते हो, तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल डाल दिया। फिर इसका मिरर इमेज भी आपको साथ में दिखाना पड़ेगा, लाइक दिस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? रेसेमाइजेशन। यानी कि यहाँ पर दोनों साइड से अटैक होकर के आपका प्रोडक्ट क्या मिल रहा है? रेसेमाइजेशन। रिएक्टेंट में क्या था? R1 था, R2 था, R3 था, और यहाँ लीविंग ग्रुप लगा था। जस्ट कंपेयर दिस रिएक्टेंट विद टू प्रोडक्ट्स। किसके नीचे लिख दूं रिटेंशन? क्या आप समझ में वाले आया? के नीचे। हाँ मैंने लिख दिया बेटा, मुझे मालूम था तुम सही आंसर करोगे। थोड़ा बहुत समझ में आया बेटा? यस यस तो ये प्रोडक्ट अब- दोनों से कोई एक ही आना चाहिए था ना सर? ये वो वाला एग्जांपल है नहीं, क्या? दोनों आएंगे ना। 50-50% अटैक हो रहा है ना ऊपर नीचे से। बोलो बेटा। सर वो हमने आरएनसी और आरसीएन वाला किया था ना, कि एक मेजर फॉर्म होता है एक माइनर, वो एम्बेडेड नहीं नहीं, उसकी बात नहीं है बेटा, उसको भूल जाओ। डोंट यूज दैट हियर। इसकी बात करो जो मैंने बताया है, जो मैंने समझाया है, उसमें कोई डाउट है? नो सर। नो। किसी? हाँ, बोलो। यहाँ दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, वो स्टीरियो केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से दो है, स्ट्रक्चरली दो नहीं है, स्ट्रक्चरली तो एक ही है। ओके सर। एनीवन हैविंग एनी डाउट्स? Am I not नो audible? सर। ऑडिबल। No? यू आर ऑडिबल। यस सर। चलिए, अब आप ध्यान से सुनिए। ज्यादातर बच्चों से जब पूछा जाता है कि बताइए SN1 मैकेनिज्म में क्या होता है, रेसेमाइजेशन होता है, रिटेंशन होता है, या इन्वर्जन होता है, ठीक है, तो उनका आंसर होता है रेसेमाइजेशन। सही है कि गलत है? गलत। सही है बट अधूरा है। चलिए सही है। क्या क्या बोल रहे हो? गलत। गलत कौन बोला? इनकम्प्लीट क्या बोले? पार्शियली सही है। पूरा सही नहीं। हाँ तो पूरा सही कौन बताएगा? सर तीनों। इन्वर्जन के टुवर्ड्स ज्यादा शिफ्टेड होता है। पूरा सही कौन बताएगा? सर तीनों होता है, रेसिमाइजेशन, इन्वर्शन और रिटेंशन। अबे रिटेंशन इन्वर्जन जब मिल जाता है 50-50%, उसको ही रेसिमाइजेशन कहते हैं। तीनों नहीं बोला जाता है, कोई एक ही बोलोगे ना। गाइस एक बात ध्यान से देखो, इट्स अ वेरी वेरी स्पेशल पॉइंट। व्हाट हैपेंस, हम यहाँ जहाँ रेसिमाइजेशन लिख रहे हैं ना, उसको अच्छे बच्चों की तरह, जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, वो इसको बोलते हैं पार्शियल रेसिमाइजेशन। कौन सा वर्ड यूज करेंगे? पार्शियल। और उसके नीचे लिख देना इन्वर्जन डोमिनेट्स, यानी कि दो में से कौन ज्यादा बनेगा थोड़ा? इन्वर्जन वाला। नाउ क्वेश्चन अराइजेस व्हाई। तो बहुत आसान है, जब ये कार्बोकेटाइन बन रहा होगा, लीविंग ग्रुप निकल रहा होगा, तो लीविंग ग्रुप जिस साइड से निकल रहा होगा उधर से न्यूक्लियोफाइल का अटैक इजी है, या फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक बैक साइड से चालू हो चुका होगा तब तक? क्या लगता है? बैक साइड से। बैक साइड से चालू बैक साइड से चालू हो गया होगा। मतलब इसको बोलोगे ओरिएंटेशन।
यानी कि ओरिएंटेशन ज्यादा किधर होगा उसका, न्यूक्लियोफाइल का, बैक साइड की Backside. तरफ से। इसीलिए इन्वर्जन डोमिनेट्स। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डिफरेंस हो सकता है, वो तो सबस्ट्रेट पे भी डिपेंड करता है, बट it will be little more, inversion will be little more. As a result, we don't say it is complete racemization, we say it is partial racemization. क्या थोड़ा बहुत समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ठीक है, सो इसको आप लिख लो अपने स्टाइल से, थोड़ा बहुत कॉपी कर लो जो भी सामने दिख रहा है। सर बोलो बेटा। तो ये सब रेसमाइजेशन तभी पॉसिबल है ना जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों कायरल हो। हाँ, इसीलिए तो हमने R1 R2 R3 लिखा है। Yes. सर आपने और के साइड में क्या लिखा है? इसकी साइड में, और के साइड में कोई बताएगा बेटा और कहाँ लिखा हुआ है? ऊपर। ओरिएंटेशन है बेटा, वो थोड़ी सी राइटिंग मेरी खराब है। ओके। खराब राइटिंग का खूब सारा पैसा मैं लेता हूँ। चल लिख लीजिएगा इसे। ये अपना इन्वर्जन डोमिनेट्स ये कैसे पता चला? क्या बेटा? इन्वर्जन डोमिनेट्स लिखा है आपने, वो कैसे पता चला? वो पूछा। वो मैं अभी पॉइंट लिखा देता हूँ, तब तक बाकी चीजें कॉपी कर लो। डन सर। सबने लिख लिया बेटा? सर 1 मिनट, 1 मिनट सर। सर ये लेक्चर का टाइमिंग चेंज हुआ है क्योंकि 3:30 का अभी 3 को किया है। वो तो तुम्हें बेटा मैनेजमेंट वालों से बात करनी पड़ेगी, हम तो बस पढ़ाने का पैसा लेते हैं। सबने लिख लिया? हाँ सर। सर केवल 1 Yes, मिनट। sir. लिखिएगा। Above SN1 reaction, in the above SN1 reaction, formed carbocation has planar structure. Formed carbocation has planar structure. So nucleophile can attack. Sir, can you repeat from bond carbocation?
in the above SN1 reaction, formed carbocation bond नहीं, FORMED. Formed carbocation has planar structure, so nucleophile can attack from both sides of the plane. As a result, racemization occurs. Since the structure is planar, expectation is, nucleophile will attack both sides of the plane with equal probability. Expectation is nucleophile will attack both sides of the plane with equal probability. But in reality, we find partial racemization with predominant inversion. But in reality, we find partial racemization with predominant inversion due to better backside orientation of nucleophile. सबने लिख लिया? सर रियलिटी के आगे रिपीट कीजिए ना. But in reality, it is partial racemization with predominant inversion. सर ड्यू टू के आगे क्या था? ड्यू टू बैक. Due to backside attack, कहाँ पहुंच गए यार? वही कोई इसकी Sir, हेल्प करे. प्रीडोमिनेंट के आगे प्रीडोमिनेंट इन्वर्जन ड्यू टू. Predominant inversion due to better backside orientation of nucleophile. सबने लिख लिया बेटा? हाँ सर. इसके लिए ग्राफिकल एनालिसिस कर लेते हैं. एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स. तुम लोगों के स्कूल्स बंद है? हाँ सर बंद है. यस सर अभी लाइन हो कल सकता से है चालू होने वाला है. इसीलिए हो सकता है उन्होंने 3 o'clock रखा होगा बेटा. सर मेरा कल से तो चालू है तो ऑनलाइन. तो वो तुम इन्फॉर्म कर दो ना अपने सेंटर मैनेजर को. सर मेरा तो सुबह का रहता है, 1 बजे खत्म होता है, इसके लिए कुछ मतलब ये नहीं है इशू. ओके ओके. यहाँ न्यूक्लियोफाइल कनेक्ट कर लेना. ये ट्रांजिशन स्टेट 1 लिख देना. दिस इज ट्रांजिशन स्टेट 2. ऐसा ग्राफ ड्रॉ कर दो. सर आई मतलब इंटरमीडिएट. आई मीन्स इंटरमीडिएट. डन सर. सबने कर लिया बेटा? Sir, 1 minute. Sir, please 1 wait. मिनट सर.
पृथ्वीराज इज सेइंग सर हाथ दर्द कर गए। इतना तो नहीं लिखा है आज मैंने, ज्यादा लिखा नहीं दिया सर, है क्या और मैंने? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सर। श्रेयस सिंह बहुत लिखाया है। नो सर। देवेन इज कंटिन्यूअसली सेइंग कि कम लिखाया है और लिखाना है। सो उसको और पढ़ो। नहीं, मैं पैसे ज्यादा लेता हूँ फिर। चलिए, should I change this page? यस सर। Sir, wait. ओहो, Yes, sir, done. ओके। देखिए, इसमें एक चीज आप याद है आपको, मैंने ऑप्टिकल प्योरिटी करके पढ़ाया था, हाँ सर। यस सर। यस सर। यस सर। और उसी का दूसरा नाम था इनेंशियोमेरिक एक्सेस। यस सर। सो अब अगर मैं SN1 रिएक्शन में बोलूं तो प्रोडक्ट में आपके पास दोनों चीजें हैं। यस सर। अगर मैं आपको बोलूं कि प्रोडक्ट इज 50% ऑप्टिकली प्योर, तो आप क्या बोलोगे बेटा? 50% So of 50% in laboratory and enantiomeric. 50% exorotatory. तुम ये बताओ, तो मैं वो सब छोड़ो, तो ये बताओ मैं क्या लिख सकता हूं कि इन्वर्जन नेट कितना हुआ होगा और नेट रिटेंशन कितना हुआ होगा और नेट इन्वर्जन के बदले में टोटल इन्वर्जन कितना हुआ होगा और टोटल रिटेंशन कितना हुआ होगा, फिर एक्सेस इन्वर्जन कितना होगा और रेसिमाइजेशन कितना होगा। Sir, 50%, 50% zero. So हाँ? decimization 0. टोटल इन Sir, total inversion 50 हुआ और सर total retention भी 50 हुआ होगा नो और सर। सर excess inversion Excess 0 है। inversion 0. बाकी बच्चों को भी बोलने दो बड़ा। और कोई बोलना चाहेगा? 50% ऑप्टिकली प्योर है प्रोडक्ट। अगर 100% रेसिमाइजेशन होता तो ऑप्टिकल प्योरिटी कितनी होनी चाहिए थी? 0%. 0%। जीरो होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। लेकिन वो 50% ऑप्टिकली प्योर है, यानी कि जो डोमिनेटिंग वाला पार्ट है वो 50% होगा। तो बताओ डोमिनेटिंग पार्ट कौन होता है? इन्वर्जन की रिटेंशन? Inversion. इन्वर्जन डोमिनेटिंग पार्ट और वो एक्सेस वाला डोमिनेटिंग है, यानी कि 50% ही रेसिमाइजेशन हुआ और रेसिमाइजेशन में के अंदर 25% इन्वर्जन होगा और 25% रिटेंशन रहा होगा, तभी तो कैंसिल आउट किया आपस में। तो बताओ टोटल इन्वर्जन कितना हो गया इसका मतलब? 50, 75, 25. तो 25% रिटेंशन ने 25% इन्वर्जन को कैंसिल आउट कर दिया और 50% मिक्सचर को रेसिमिक कर दिया। लेकिन जो बच गया है वो एक्सेस वाला था, दैट इज 50%, और उसी के नाम पे उसकी ऑप्टिकल प्योरिटी बोली जाती है। तो इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट जो हमने पहले पढ़ा था। नाउ यू विल यूज दैट कॉन्सेप्ट इन रिएक्शन। ये कंबाइंड जो क्वेश्चन बनेगा ना, ये डिफिकल्ट होगा और ये जेईई एडवांस लेवल का बनेगा। ठीक है, इसको नोट कर लेना। और वापस मैं वो फॉर्मूला लिख देता हूँ जिसमें हमने लिखा था ऑप्टिकल रोटेशन ऑब्जर्व्ड, और जो ऑप्टिकल रोटेशन नीचे आता है फॉर प्योर,
ऑप्टिक या फॉर्मूला वापस वहां से चेक कर लेना, फॉर प्योर इनटू 100 ऐसा करके एक फॉर्मूला भी लिखा था, उसको भी नोट कर लो। डन सर। सबने लिख लिया बेटा? यस सर। एक दो चीजें मैं और बताऊंगा, उसके बाद आप रेस्ट करना। अच्छा, इसी में पहले आप मेरे को ऐसे ही बता दो, अगर मैं लिख दूं 40% ऑप्टिकल प्योरिटी, अब बताओ। So 40% excess inversion and 60% racemization, उसमें 30% inversion और 30% retention। पहले सोच लो, अपने पेपर पे लिख लो, फिर बोलना शुरू करो। सबने सोच लिया? यस सर। तो यहाँ पर टोटल इन्वर्जन कितना लिखे बेटा? 70%। और रेसेमाइजेशन 60%। फिर इसमें एक्सेस वाला जो इन्वर्जन है वो कितना लिखेंगे? 40%। 40%। ये लिख लेना आप सब, सिंपल है, मतलब ये अगर नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। गाइस, एक छोटा सा पॉइंट और मैं आपको बता दूं, ये जो SN2 रिएक्शन लिखा था ना, कहाँ गया वो, पेज डिलीट हो गया। SN2, इसको कई बार ऐसा बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सेकेंड ऑर्डर या बाइमोलिकुलर वर्ड बोलते हैं। क्या बोलेंगे? पूरा नाम लिख लेना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सेकेंड ऑर्डर और बाइमोलिकुलर, ऐसा करके लिख लो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सेकेंड ऑर्डर और बाइमोलिकुलर। तो बताओ SN1 को क्या लिखेंगे? सिंगल ऑर्डर और सिंगल मॉलिक्यूल। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर, ऐसा करके लिख लो। और ऑर्डर 1 फर्स्ट ऑर्डर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट ऑर्डर और यूनिमोलिकुलर। सबने लिख लिया बेटा? हाँ। यस सर। चलिए, अभी एक्चुअली नया पार्ट हमें स्टार्ट करना है, तो हेडिंग कम से कम डाल लो आप, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको शुरू करेंगे। लिखिएगा, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर या फैक्टर्स ऑन विच
SN1 SN2 reactions depend, ऐसा करके लिखो। Factors on which SN1 SN2 reactions depend. Factors on which SN1 SN2 reactions depend. ठीक है, इस तरह से करके रखिएगा। और फिर इसमें 4 फैक्टर्स हैं एक्चुअली, और उनका डिस्कशन लंबा जाएगा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, एक बार गो थ्रू कर लीजिए बेटा जो भी आज आपने लिखा हुआ है। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू आस्क, इफ नो डाउट्स देन यू कैन लीव। जस्ट गो थ्रू व्हाटएवर you have written today. If you have any confusion doubts, please ask. Somebody thinks please previous slide. This one? Thank you, sir. Okay, bro. Anyone, any doubts? Sir, SN2 sir. is called bimolecular substitution. What did you say? SN2. SN2 is second order nucleophilic substitution, which we call as bimolecular sometimes. Okay, thank you, sir. सर मुझे डाउट है सर, मुझे ऑप्टिकल इन्वर्जन, सर ये जो आपने ऑप्टिकल प्योरिटी वाला सा क्वेश्चन दिया था ना हाँ सर स्क्रीन पे, सर वो कैसे किया मुझे समझ नहीं आया। हाँ सर, मैथ्स लगाया बेटा, 40 है तो 40 का बच गया कितना है? 60। हाँ सर 60 का आधा हिस्सा अलग कॉन्फ़िगरेशन का होगा, आधा अलग होगा। यस सर। 40 का जो भी होगा उसको 30 और मिल जाएगा, तो उसका टोटल बन जाएगा 70। तो इन्वर्जन डोमिनेट करता है, वही ज्यादा अमाउंट में होगा, तो वो 70 लिख दिया। रेशमाइजेशन 60। ओके सर। रेशमाइजेशन पहले से ही पता चलता है भाई, ऑप्टिकल प्योरिटी नहीं, खाली 40% ही दिखा रहा है ऑप्टिकल एक्टिविटी, तो बाकी पार्ट क्या हुआ, वो कैंसिल आउट कर रहा था, यानी रेसिमिक था 60%। ओके थैंक यू सर। और किसी को कोई कंफ्यूजन बेटा? बोलो बेटा। वो एक्सेस इन्वर्जन वाला पार्ट क्या? मेरे को सुनाई नहीं दिया, क्या बोला तुमने? एक्सेस इन्वर्जन वाला आंसर कैसे आया था? एक्सेस इन्वर्जन वही तो बताया मैंने आपको, ये जो ऑप्टिकल प्योरिटी है ना, ये एक्सेस अमाउंट में जो है उसकी वजह से, बाकी तो रेसिमिक मिक्सचर है। तो अगर ये 40% एक्सेस वाला पार्ट है, वही इन्वर्जन होगा, क्योंकि इन्वर्जन ही डोमिनेट करता है। ओके सर। सर और किसी को भी CH3Cl, बोलो बोलो। सर CH3Cl वाला एग्जांपल था ना, हाँ सर उसमें इन्वर्जन क्यों होगा सर? सर वो उसमें कायरल नहीं नहीं है होगा ना, ना, कार्बन। उसमें कायरल नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल सही। ओके सर। और कोई कंफ्यूजन? चलिए हाँ, एंजॉय करिए। बाय सर, थैंक यू।